Today we are going to use next chapter of this is the most important thing for calculating the problem numericals of physical chemistry. जैसा कि आप लोग जानते हैं जेईई और नीट दोनों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट और नीट के लिए तो इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट कि नीट में जितने भी क्वेश्चंस आपके आएँगे, 5 क्वेश्चन जो आपके सेकंड उस 45 में ऑलमोस्ट 50% बेस्ट होंगे और उस न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन एक्सपर्टाइज होने के लिए ज़रूरी है कि आपके पास मोल कांसेप्ट का क्लियर कट आइडिया होना चाहिए। जैसा कि आप लोगों को पता है 9th में आप लोगों ने थोड़ा-सा मोल कांसेप्ट पढ़ा था, लेकिन वो सिर्फ़ और सिर्फ़ प्रैक्टिकल था, उसमें बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल एस्पेक्ट्स नहीं। अब हम लोगों को यहाँ जब भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इस चैप्टर को करना है, क्रिटिकल पोर्शन तो काफ़ी बिल्कुल 5-7% ही है। तो ये कि जो 1-2 लाइन का एक क्वेश्चन हम लोग मेनी न्यूमेरिकल्स चैप्टर में कम से कम 400-500 क्वेश्चन बना तो हम लोग को सबसे पहले देखना क्या है कि आखिर मोल कांसेप्ट का इतना इम्पोर्टेंस क्यों है? व्हाई दिस चैप्टर इज़ कोरिलेटेड विथ एंड एवरी चैप्टर ऑफ फिजिक्स। आप इसके बाद अगर स्टेट्स ऑफ मैटर में जाएँगे तो वहाँ भी आपको मोल कांसेप्ट थर्मोडायनामिक्स में अगर जाएँगे वहाँ भी स्टेट्स ऑफ बात जो मोल कांसेप्ट था। फ्लूइड में भी इसकी जो और 12th पोर्शन में जब आप जाएँगे जहाँ सॉल्यूशन चैप्टर है, तो हाफ पोर्शन तो वहाँ मूल कांसेप्ट को ही फॉलो करता है। उसके बाद फिर जब आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जाएँगे, यानी ईच एंड एवरी चैप्टर ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री कंप्राइज वन थर्ड ऑफ केमिस्ट्री बेस्ड ऑन मोल। तो हम लोग जरा इसको शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन से। जैसे कि आप लोगों को पता है कि मोल इज नथिंग ए स्पेशल नंबर व्हिच कंटेन 6.022 into 10 to the power 23 any countable particle any entity। जरा ध्यान देने वाली बात यह है कि जैसे हम लोग 1 डज़न का प्रयोग करते हैं, 1 डज़न का मतलब जैसे 12 होता है, इट हैज़ नथिंग टू डू विथ एनी आइडिया, एनी लॉजिक, जस्ट 1 डज़न मीन 12 या जस्ट एक जन आपका assumptions है, ये चला आ रहा है, इसमें कोई साइंटिफिक थॉट नहीं है। लेकिन जो हम लोग नंबर ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स या आयन्स के कैलकुलेशन के लिए 1 मोल जो हम लोग लेते हैं, 6.022 into 10 to the power 23 इस नंबर के पीछे कुछ लॉजिक था और वो लॉजिक एक साइंटिस्ट ने दिया था इसलिए नंबर को 6.02 10 to the power 23 को उस साइंटिस्ट के नेम के ऑनर में हम लोग इसको एवोगाड्रो नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? एवोगाड्रोज नंबर। इस एवोगाड्रोज नंबर को आप कैपिटल एम स्मॉल कैपिटल ए सबस्क्रिप्ट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं या आप इसको एन डॉट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कभी भी ऐसा नहीं सोचिएगा कि नंबर के लिए कैपिटल एन और एवोगाड्रो के लिए सेकेंड अल्फाबेट स्मॉल। पहला तो साइंटिस्ट का नेम है तो कैपिटल लेटर में होना चाहिए और दूसरा ऑलरेडी सोडियम का सिंबल एन हो चुका है, इसलिए किसी दूसरे जंक्शंस के लिए किसी दूसरे जगह हम लोग एन का प्रयोग तो सबसे पहले जो 9th में आपने पढ़ा था जस्ट वहीं से हमने शुरू किया कि नंबर ऑफ पार्टिकल कंटेन्स इन 1 मोल इज क्वाइट लार्ज सो इट्स कोरिलेटेड विद मास ऑफ सब्सटेंस एट रियल वॉल्यूम। जैसे अगर आपको हमने कह दिया कि नाइट्रोजन व्हेन रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन गिविंग राइज टू अमोनिया अब इस बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट हैं दैट इज 1:3:2 actually this coefficient is ratio of number of particle of entities involving in chemical reaction। फिर से समझिए, किसी भी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के कोएफिशिएंट है, जैसे नाइट्रोजन का कोएफिशिएंट 1 हुआ, हाइड्रोजन का कोएफिशिएंट 3 हुआ और अमोनिया का कोएफिशिएंट 2 हुआ। तो ये जो कोएफिशिएंट है वो सिर्फ और सिर्फ एंटिटीज के नंबर ऑफ पार्टिकल्स का रेशियो बतलाते हैं। ये रेशियो ध्यान रखना है, मास का रेशियो नहीं है, वॉल्यूम का रेशियो नहीं। दिस इज सिंपली द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल और चूंकि एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस का साइज एक्सट्रीमली स्मॉल है, इसलिए उसको रिप्रेजेंट करने के लिए एक लार्ज नंबर की जरूरत थी और हम लोगों ने वो लार्ज नंबर क्या लिया? एवोगाड्रो नंबर लिया 6.022 into 10 to the power 23। तो ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट एक्चुअली नंबर ऑफ मोल का रेशियो है। अब अगर कहीं हमको कहा जाए कि 2 मोल अमोनिया का फॉर्मेशन करना है, 1 मोल नाइट्रोजन और 3 मोल हाइड्रोजन का सैंपल लाइए, तो बाय काउंटिंग इट इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल टू सेलेक्ट अ सैंपल ऑफ 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन और सैंपल ऑफ 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन।
देन व्हाट यू हैव टू डू, बड़ा सिंपल है, मैथमेटिक्स इज किंग ऑफ साइंस, ऐसे ही नहीं कहा गया। जो आप डायरेक्ट कैलकुलेशन मेजरमेंट नहीं कर सकते, उस मेजरमेंट को मैथमेटिकल एप्लीकेशन के थ्रू हम लोग बहुत आसान बना। जैसे आप लोगों ने बहुत सारी चीजों को पढ़ा होगा, जैसे डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन, तो क्या कोई टेप से तो इसको मेजर किया नहीं, फिजिकल मेजरमेंट नहीं है, इसको हमने मैथमेटिकली कुछ फार्मूलाई का प्रयोग किया, कुछ इवेंट्स का यूज किया और मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके हम लोगों ने डिस्टेंस निकाला। तो वैसे ही अब नंबर ऑफ मोल को अगर कैलकुलेट करना है या कहीं सैंपल हमको इकट्ठा करना है, तो इट इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल टू कलेक्ट सैंपल ऑफ 1 मोल 2 मोल एंड 3 मोल बाय काउंटिंग। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोगों ने क्या किया, इस नंबर ऑफ मोल को कोरिलेट किया मास के साथ, और अगर गैसियस सब्सटेंस है तो नंबर ऑफ मोल को हम लोगों ने कोरिलेट किया वॉल्यूम के साथ। नंबर ऑफ पार्टिकल और नंबर ऑफ मोल के बीच तो बड़ा सिंपल रिलेशन है, जो आप देख सकते हैं अगले चैप्टर में, बड़ा सिंपल है, यूनिटरी मेथड है। जरा इसको ध्यान से देखें, रिलेशन बिटवीन नंबर ऑफ पार्टिकल एंड नंबर ऑफ मोल सिंपली यूनिटरी मेथड है, इसमें कुछ भी नहीं करना है। आप जैसे यूनिटरी मेथड अप्लाई करेंगे बिल्कुल बेसिक मैथमेटिक्स के जैसा। आपको पता है कि सिंस 6.022 into 10 to the power 23 entities constitute what? 1 mole। तो अब अगर हमारे पास एक ही पार्टिकल हो, एक ही एंटिटी हो, तो वह कितने मोल के बराबर होगा? 1/6.022 into 10 to the power 23। ओके, अब देखिए, तो अगर n पार्टिकल हमारे पास है, तो इसका नंबर ऑफ मोल हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे? n डिवाइडेड बाई 6.022 into 10 to the power 23, और इस 6.022 into 10 to the power 23 को हम लोग वाटर नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं n से, तो वी कैन से n particle contains number of mole is equal to number of particle n divided by Avogadro number. This is the first important formula of this chapter. Number of mole of any substance can calculated with help of number of particle. How? By dividing simply through Na। यहाँ एक बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ अगर आप सोचेंगे कि Na मीन्स 6.022 into 10 to the power 23, तो हो सकता है थोड़ा सा कैलकुलेशन हम लोगों का गलत हो जाए। क्यों गलत हो जाएगा? तो जरा देखिए, 6.02 into 10 to the power 23 एक नंबर है, और n भी आपका नंबर ऑफ पार्टिकल एक नंबर है, प्योर नंबर। नंबर डिवाइडेड बाय नंबर, आपके आंसर में नंबर आएंगे 1 2 3 4 5, लेकिन आप जब कैलकुलेट कर रहे हैं नंबर ऑफ मोल, तो आंसर शुड बी लाइक 1 मोल 2 मोल 3 मोल। सिर्फ 2 का कोई सेंस नहीं है, 3 का कोई सेंस नहीं हो, 3 किलो भी हो सकता है, 3 लाख भी हो सकता है, 3 मिलियन भी हो सकता है, बिलियन भी हो सकता है, और 3 मोल भी हो सकता है। तो 3 के साथ अगर नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट कर रहे हैं, तो सिर्फ आंसर के साथ मोल कंटेंट होना चाहिए यूनिट वाइज, अदरवाइज इंटायर कैलकुलेशन विल बी रॉन्ग। तो अब जरा ध्यान देना है, जो 6.022 into 10 to the power 23 पार्टिकल है, एक्चुअली दिस पार्टिकल कंसिस्टिंग टू 1 मोल, so unit is 6.0 10 to the power 23 per mole, या दैट इज एवोगाड्रो नंबर आपका सिर्फ 6.022 into 10 to the power 23 नहीं है, rather 6.022 into 10 to the power 23 per mole है। अब आप देखें, नंबर ऑफ पार्टिकल की जगह पर आप एक नंबर रखेंगे, एवोगाड्रो नंबर 0.02 रखेंगे, दोनों एक दूसरे को कैंसिल करके कोई एक न्यूमेरिकल वैल्यू आएगा, और यूनिट आपका क्या बच जाएगा? मोल। और यूनिट मोल बचना ही चाहिए था। यह न्यूमेरिकल वैल्यू कुछ भी हो सकता है, फ्रैक्शन भी हो सकता है, डेसिमल में भी हो सकता है, होल नंबर। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स एंड नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करना तो बड़ा सिंपल था, इट्स जस्ट लाइक काउंटिंग थ्रू यूनिटरी मेथड। अब जरा देखिए, नंबर ऑफ मोल और मास के बीच जो रिलेशन निकालना है, यह बड़ा इंपॉर्टेंट है, और इसको जरा ध्यान से हम लोग समझेंगे, क्योंकि लगभग लगभग इस चैप्टर के जितने न्यूमेरिकल हैं, उसमें इस फार्मूला का तो यूज होना ही हो। मास ऑफ एनी सब्सटेंस एंड नंबर ऑफ मोल्स के बीच रिलेशन निकालना है, जिस नंबर ऑफ मोल्स को हम लोग स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप लोगों को पता होगा कि एटम्स या मॉलिक्यूल्स, एटम्स या मॉलिक्यूल्स या
आयंस के मास को हम लोग रिप्रेजेंट करते थे इन टर्म्स ऑफ यू, एंड दिस यू इज नथिंग, दिस इज यूनिफाइड मास, दिस इज यूनिफाइड मास। पहले इसको हम लोग AMU से रिप्रेजेंट करते थे, एटॉमिक मास यूनिट से। अब इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं यूनिफाइड मास। तो अब अगर मान लो कि हमने कैल्शियम लिया जिसका एटॉमिक वेट 40 है, तो इसका क्या मतलब है, एक कैल्शियम एटम का मास 40 यू होगा, 40 यूनिफाइड मास। अगर मान लो हमने फास्फोरस लिया जिसका एटॉमिक वेट 31 है, तो अगर 1 एटम फास्फोरस ले रहे हैं तो ये कितना वजन करेगा, दिस वे 31 U। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज द वैल्यू ऑफ U इन द सेंस ऑफ ग्राम, किलोग्राम, etc। क्योंकि हम लोग मास का जनरल रिफ्लेक्शन हम लोग के माइंड में आता है, तो ग्राम या किलोग्राम से हम लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना हेवियर है या कितना लाइटर है। यू कुछ समझ में नहीं आने वाली बात है। तो इसके लिए दो रिलेशन आपको याद रखना है। एग्जैक्टली वन यूनिफाइड मास इज एग्जैक्टली इक्वल टू 1 बाई एवोगाड्रो नंबर ग्राम। एग्जैक्टली 1 यू का वैल्यू होगा 1 बाई एवोगाड्रो नंबर ग्राम के बराबर। और अगर इसे एवोगाड्रो नंबर की जगह पर अगर हम लोग न्यूमेरिकल वैल्यू रखते हैं 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, तो जब इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो यह वैल्यू आएगा 1.7 इंटू 10 टू द पावर -24। तो 1 यू का आप न्यूमेरिकल वैल्यू अगर नहीं रखना चाहते हैं तो यह भी रख सकते हैं, और अगर 1 यू का कोई वैल्यू अगर कैलकुलेशन में रखना चाहते हैं तो 1 बाई एन ग्राम। कौन सा वैल्यू ज्यादा फायदेमंद कैलकुलेशन में होगा, कौन सा कैलकुलेशन इसको फेवर कर रहा है, कौन सा कैलकुलेशन को फेवर कर रहा है, वो प्रैक्टिस करने से होगा। प्रैक्टिस करते करते आपको समझ में आ जाएगा कि ये वैल्यू रखें या ये वैल्यू। अब जरा देखिए, तो हम लोगों ने देखा कि अगर हम लोग कंसीडर करते हैं किसी भी एक एलिमेंट का, जैसे मान लो हमने एक एटम सोडियम लिया, तो इस एक एटम सोडियम का वजन कितना होना चाहिए, 23 यू। अब किसी ने अगर 1 मोल ऑफ सोडियम एटम लिया तो उसका वजन कितना होना चाहिए, 23 यू इंटू एवोगाड्रो नंबर। अब एवोगाड्रो नंबर आपको पता है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। इस u के जगह पर हम लोग क्या रख सकते हैं, दोनों वैल्यू रख सकते हैं, 1 बाई एन भी रख सकते हैं और 1.67 इंटू 10 टू द पावर -20 भी रख सकते हैं। अब जरा ध्यान दीजिए, अगर इस 23 u के जगह पर हम लोग रख रहे हैं 1 बाई एन ग्राम, 1 बाई एन ग्राम, दिस इज द वैल्यू ऑफ u यूनिफाइड मास, और Na से हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया। तो अब जरा देखिए, तो Na टू Na क्या हो गया, कैंसिल आउट, और 1 मोल सोडियम का मास कितना आया आपका, 1 मोल सोडियम वे 23 ग्राम। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। देखिए 1 मोल सोडियम का मास कितना आया, 23 ग्राम, 23 ग्राम, यानी जितना एटॉमिक वेट था, एक एटम का जितना यू मास था, एक मोल का मास न्यूमेरिकली उतना ही आया, सिर्फ यूनिट डिफर किया, ग्राम। तो 1 एटम सोडियम अगर 23 ग्राम था तो एक मोल कितना हो, 1 एटम सोडियम अगर 23 यू था तो 1 मोल सोडियम कितना हो गया, 23 ग्राम। सिमिलरली अगर 1 एटम कैल्शियम 40 यू है तो 1 मोल सोडियम कितना हो जाएगा, 40 ग्राम। सिमिलरली अगर 1 एटम ऑफ फास्फोरस इज 31 यू तो 1 मोल ऑफ फास्फोरस कितना हो जाएगा, 31 ग्राम। तो कुछ नहीं करना है, किसी भी एलिमेंट के जितने एटॉमिक वेट हैं उतने ही ग्राम अगर उस एलिमेंट का कहीं क्लस्टर इकट्ठा किया जाए, they will constitute as many as particle as in 1 mole, that is 6.022 into 10 to the power 23। ये तो बड़ा सिंपल है, इसको तो हम लोग आगे भी कैलकुलेट करेंगे, हर जगह इसका हमको यूज आएगा। अब जरा देखिए, तो 1 U is equal to 1 by n ग्राम या 1.67 into 10 to the power -24, इस दोनों में से कौन सा चॉइस कहाँ यूज करना है पहले मैं बता चुका हूँ, डिपेंडिंग ऑन योर प्रेजेंस ऑफ माइंड। कैलकुलेशन कहीं कहीं इस वैल्यू से बहुत आसान होगा, कहीं कहीं इस वैल्यू से बहुत आसान होगा। अब 1 मोल सोडियम एटम का मास हमको उतना ही आया जितना एक एटम सोडियम का मास था इन यूनिफाइड मास। तो जरा ध्यान दो, तो 23 यू मास था एक एटम का और 23 ग्राम मास हुआ 1 मोल का, और 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस इज मास ऑफ 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस इज टर्म्ड एज मोलर मास।
तो अगर हम कहें कि मोलर मास ऑफ एनी एलिमेंट इज एग्जैक्टली इक्वल टू इट्स एटॉमिक वेट न्यूमेरिकली एंड यूनिट विल बी ग्राम मोल इनवर्स। थोड़ा पेशेंस रखेंगे, इसको मैं समझा रहा हूं फिर से। जैसे आपने 1 मोल सोडियम लिया तो उसका मास कितना है 23 ग्राम। तो अगर आप मोलर मास ऑफ सोडियम लो तो वहां पर क्या लिखोगे, एटॉमिक वेट के बराबर न्यूमेरिकल वैल्यू लिखोगे 23 और वजन कितना आया ग्राम। अब ये जो 23 ग्राम मास आया किसका आया, 1 मोल सोडियम का कि 2 मोल सोडियम का कि अनडिफाइंड नंबर ऑफ मोल ऑफ सोडियम, 1 मोल ऑफ सोडियम का। तो यहाँ यूनिट क्या होना चाहिए 23 ग्राम सोडियम पर मोल, बिकॉज लेफ्ट हैंड साइड हैज रिफ्लेक्शन ऑफ यूनिट 1 मोल। मोलर मास मींस मास ऑफ 1 मोल। तो राइट साइड भी आपका वैल्यू ऐसा लिखा हुआ होना चाहिए जिससे लगे कि दिस इज 1 मोल, तो ग्राम पर मोल। अब देखिए मोलर मास अगर आपके पास आ गया तो आप बहुत आसानी से नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हमको 1 मोल किसी सब्सटेंस का मास पता चल जाए कि मोलर मास के बराबर है न्यूमेरिकली, तो 1 ग्राम का कितना, 1 ग्राम से कितना मोल होगा ये पता कर सकते हैं। या 1 मोल का मास अगर 1 ग्राम है तो 1 मोल का मास कितना ग्राम होगा, हम दोनों पता कर सकते हैं। नंबर ऑफ मोल से मास भी पता कर सकते हैं, मास से नंबर ऑफ मोल भी पता कर सकते हैं। और इसका हमने यूनिटरी मेथड से एक फिर फॉर्मूला डिराइव किया जो हम लोग देखें जरा नेक्स्ट स्लाइड पर। देखिए अब इन जनरल मोलर मास ऑफ एनी एलिमेंट इज इक्वल टू इट्स एटॉमिक वेट ग्राम पर मोल। यूनिट को ध्यान रखना है आपको, यूनिट को आपको ध्यान रखना है ग्राम मोल इनवर्स। अगर यूनिट थोड़ा सा भी आप लोग लैग करेंगे फाइनल आंसर बहुत ज्यादा डिफर कर जाएगा। तो इक्वल टू इट्स एटॉमिक वेट, यूनिट क्या होगा ग्राम पर मोल। तो अगर मोलर मास अगर कार्बन का निकालना हो तो कितना लेंगे हम, 16 एटॉमिक वेट है तो 16 ग्राम पर मोल। ऑक्सीजन का 16 मोल, कार्बन का 12 ग्राम पर मोल। मास ऑफ मोलर मास ऑफ कैल्शियम 40 ग्राम पर मोल। इसी तरह से अगर कोई कहता है मोलर मास ऑफ फास्फोरस तो एटॉमिक वेट के बराबर होगा 31 और यूनिट क्या रखना है ग्राम मोल इनवर्स, ग्राम पर मोल। अब इस डेरिवेशन पर जरा ध्यान दीजिए। अगर 23 ग्राम सोडियम ले रहे हैं तो वही मोल कंस्टिट्यूट कर रहा है। तो यूनिटरी मेथड से अगर 1 ग्राम लेंगे तो वो कितने मोल को कंस्टिट्यूट करेगा 1/23। तो अगर m ग्राम ले, दिस इज नॉट mg, दिस इज मास इन ग्राम। तो m ग्राम अगर सोडियम लेते हैं तो कितने मोल को कंस्टिट्यूट करेगा मास बाय 23। और यह 23 क्या है सोडियम का मोलर मास है। तो हमने एक जनरल फार्मूला डेवलप किया कि नंबर ऑफ मोल ऑफ एनी सब्सटेंस इज मास गिवन इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास, मास गिवन इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास। यहाँ हमने इसी एग्जांपल को फिर से समझाया है कि अगर कैल्शियम जिसका एटॉमिक वेट 40, तो अगर कहीं 40 यू कैल्शियम लिया जा रहा है तो इसका मतलब 1 एटम समझेंगे या 1 एटम का मास 40 यू समझेंगे। लेकिन यही कैल्शियम जिसका एटॉमिक वेट 40 है अगर किसी ने क्लस्टर 40 ग्राम का लिया तो वह एक एटम कंस्टिट्यूट नहीं करेगा, वह 1 मोल दैट इज 6.022 10 टू द पावर 23 पार्टिकल को कंस्टिट्यूट करेगा। सिमिलरली अगर एल्युमिनियम का एटॉमिक वेट 27 है तो 27 यू एल्युमिनियम 1 एटम कंस्टिट्यूट करेगा और 27 ग्राम जब ले लेंगे तो वह कितना हो जाएगा 1 मोल। तो एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट बीबीआई पॉइंट आप लोग अपने माइंड में रखेंगे। और अगर कहीं जरूरत होगा तो आपके पास एक वीडियो है, आप नोट्स अपना एक शॉर्ट नोट्स बनाएंगे जिसमें जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है उसको आप लिख सकते हैं एक दो लाइन में। तो एक इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है कि ग्राम एटॉमिक वेट, ग्राम एटॉमिक वेट, जितना एटॉमिक वेट है एलिमेंट का उतना ग्राम अगर लेते हैं तो दिस विल बी इक्विवेलेंट टू 1 मोल। या आप कह सकते हैं इसी को शॉर्ट में कहीं लिखता है, अगर ग्राम एटम लिखा हुआ है तो इसका भी मतलब आप समझिएगा कि दिस इज इक्विवेलेंट टू 1 मोल। तो कहीं 5 ग्राम एटम सोडियम लिखा तो दैट इज नॉट द मास। ग्राम के जस्ट बाद अगर एटम वर्ड है तो वह ग्राम मास को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, वह मोल को रिप्रेजेंट। 5 gram atom sodium means 5 mole sodium and 5 gram of sodium atom वर्ड आते हैं। ग्राम के बाद ऑफ या कुछ और लिटरल वर्ड है तो मास को रिप्रेजेंट करेगा। लेकिन ग्राम के जस्ट बाद अगर एटम है या ग्राम के जस्ट बाद अगर मॉलिक्यूल है तो दे विल रिप्रेजेंट नंबर ऑफ। दो बात आपको समझ में आ गई होगी।
कि अगर किसी एलिमेंट का जितना एटॉमिक वेट है उतना यू अगर लेते हैं तो वह 1 एटम का मास होगा, और उतना ही ग्राम अगर लेते हैं तो वह 1 मोल। दूसरी बात, मोलर मास किसी भी एलिमेंट का न्यूमेरिकली उसके एटॉमिक वेट के बराबर होगा। ग्राम एटॉमिक वेट या ग्राम एटम विल बी इक्विवेलेंट टू 1 मोल। अब जरा देखिए नेक्स्ट स्लाइड पर हमने इसी को और इलैबोरेट किया है। तो मोलर मास ऑफ सोडियम 23 था, तो नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू मास बाय 23 आया था। उस 23 जो कि मोलर मास ऑफ सोडियम था उसको हमने कैपिटल एम से रिप्रेजेंट कर दिया। अब इसको जरा देखिए यूनिट वाइज ग्राम पर मोल में मोलर मास का यूनिट होना क्यों कंपलसरी है, जरा ध्यान दीजिए। मास आप ग्राम में ले रहे हैं, अब मोलर मास का यूनिट अगर ग्राम पर मोल में ले रहे हैं तो ग्राम से ग्राम क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब मोल बस ऊपर जाकर के क्या बचेगी, नंबर ऑफ मोल। तो नंबर ऑफ मोल हम निकाल रहे थे जिसका यूनिट होना ही चाहिए था। कंपाउंड के लिए सेम डेरिवेशन करेंगे, यही फॉर्मूला आएगा और उसका भी मोलर मास क्या होगा, यूनिट ग्राम पर मोल। जैसे आप लोग देख लीजिए, अगर 1 मोलेक्यूल ऑफ वाटर हमने लिया, 1 मोलेक्यूल ऑफ वाटर लिया, तो इस 1 मोलेक्यूल ऑफ वाटर का वेट कितना होना चाहिए। तो 1 मोलेक्यूल ऑफ वाटर वेट 18 U, and if we take 1 mole of water molecule, 1 mole of H2O, then its weight 18 ग्राम, क्योंकि U को जब N से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ग्राम हो जाएगा। ध्यान दीजिए, U इज इक्वल टू 1 बाई Na ग्राम, और इसको अगर U को हम Na से मल्टीप्लाई कर दें, U को किससे मल्टीप्लाई कर दें, Na से, तो U इंटू Na बराबर देखिए तो क्या हो जा रहा, ग्राम हो जा रहा। तो U बाई इंटू Na ग्राम हो गया। तो 1 मोल वाटर का मास उतना ही ग्राम हुआ जितना उसका मोलर मास, यानी जितना उसका मोलेकुलर वेट था। इसलिए जैसे एलिमेंट का हम लोगों ने लिखा था कि मोलर मास ऑफ एलिमेंट इज इक्वल टू इट्स एटॉमिक वेट, वैसे ही हम लोग लिख सकते हैं मोलर मास ऑफ कंपाउंड इज इक्वल टू इट्स मोलेकुलर वेट न्यूमेरिकली, और यूनिट तो ग्राम पर मोल रखना है। देखिए कंपाउंड का रिनाउंड एब्रिविएशन है, इस एब्रिविएशन का एग्जामिनेशन में यूज कर सकते हैं। अब जरा देखिए, तो ये 2 फॉर्मूलाई अगर हमारे पास हैं तो इस 2 फॉर्मूलाई के मदद से कैसे हम लोग क्वेश्चन डिस्कस कर सकते हैं। तो एक क्वेश्चन हमने दिया है उसी को समझाने का मैं प्रयास कर रहा हूँ, और फिर और क्वेश्चन आप लोगों को दिया जाएगा। जैसे एक सिंपल क्वेश्चन है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन 7 मिलीग्राम ऑफ कार्बन एटम, और C14 आइसोटोप्स का मतलब ये है कि ऊपर में 14 है, मतलब एटॉमिक वेट कितना होना चाहिए, 14 होना चाहिए। देखिए, तो सबसे पहले तो हम लोगों ने फॉर्मूला लगाया कि नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू मास बाई मोलर मास, लेकिन यहाँ पर एक बहुत ही ध्यान देने वाली बात थी कि मास मस्ट बी टेकन इन ग्राम। तो हमको मास दिए हुए कितना, 7 मिलीग्राम, तो हमने रख दिया 7, और मिलीग्राम को हमने ग्राम में कन्वर्ट किया, यानी 10 टू द पावर -3। नाउ मोलर मास विल बी इक्वल टू व्हाट, एटॉमिक वेट, और C14 आइसोटोप्स है, इसका मतलब इसका एटॉमिक वेट कितना होगा, 14। देखिए तो जरा यह कितना हो गया, 1/2 मीन्स 0.5 इंटू 10 टू द पावर -3, और यूनिट के लिए हमेशा क्लियर रखना है, यहाँ पर मास हम लोगों ने ग्राम में रखा था, मोलर मास ग्राम पर मोल में था, ग्राम से ग्राम कैंसिल हो गया, मोल इनवर्स ऊपर जा करके मोल, इतना आपका क्या बचा, मोल। अब इस नंबर ऑफ मोल से नंबर ऑफ कार्बन एटम हम निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ मोल इनटू एवोगाड्रो नंबर, यानी कि 0.5 इंटू 10 टू द पावर 23 इंटू एवोगाड्रो नंबर के जगह पर 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23, यानी कि 0.5 into 6.0122 means 3.011 into 10 to the power
और +23 और ये -3 हो जाएगा 10 टू द पावर 20। अगला देखिए कार्बन 14 लिया गया है आपको, तो कार्बन 14 मतलब ये नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन मिलकर के 14 हो रहा है, और कार्बन का एटॉमिक वेट हमेशा 6 फिक्स्ड है, तो प्रोटॉन का संख्या 6 होगा, तो 6 प्लस n इज इक्वल टू 14, यानी n इज इक्वल टू व्हाट 8। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कंटेंट इन ईच एंड एवरी कार्बन एटम इज 8 इन केस ऑफ कार्बन 14, और अगर यही कार्बन 12 रहता तो इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन ईच कार्बन एटम कितना होता 6 होता। तो अब अगर हमको टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमको क्या निकालना है, टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालना है, तो इट शुड बी 8 इंटू नंबर ऑफ कार्बन एटम। कितना होगा देखिए तो जरा, 8 इंटू नंबर ऑफ कार्बन एटम कितना निकाला है 3.011 इंटू 10 टू द पावर 20, ये कितना हो गया 24 इंटू 10 टू द पावर 20, यानी 2.4 इंटू 10 टू द पावर 21। यहाँ पर हमने 24 को 2.4 क्यों किया, ये क्यों जरूरी था जरा समझिए। साइंटिफिक नोटेशन में जब भी हमको फाइनल आंसर लिखना है तो वह साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है, यानी x इंटू 10 टू द पावर y के फॉर्म में लिखना है। क्या लिखना है, x इंटू 10 टू द पावर y के फॉर्म में लिखना है, जिसमें क्राइटेरिया है आपका कि आइदर x विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और लेस देन 10। तो यहाँ देखिए तो ये 10 से क्या था बड़ा था, तो हमने यहाँ 10 से डिवाइड किया और फिर 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो फाइनल रिजल्ट विल बी अनचेंज्ड। इस क्वेश्चन को जरा एक बार फिर से हम लोग स्नैपशॉट देखेंगे। 2 स्टेप हमने किया, पहला तो नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट किया, नंबर ऑफ मोल से हमको नंबर ऑफ कार्बन एटम मिला जो कि बड़ा सिंपल था, एक्सपेक्टेड था, और तीसरा हम लोगों ने नंबर ऑफ कार्बन एटम को 8 से मल्टीप्लाई करके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैलकुलेट। क्लियर। अब जरा देखा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन। रिलेशन बिटवीन नंबर ऑफ मोल एंड वॉल्यूम फॉर गैस। इसके पहले मैं चाहूंगा कि एक क्वेश्चन और आप लोगों को मैं बना करके दिखाऊं। तो देखिए तो अगर कहीं क्वेश्चन दिया हुआ हो हम लोगों को, क्वेश्चन दिया हुआ हो कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ, या नंबर ऑफ नहीं छोड़िए, कैलकुलेट द, क्वेश्चन में चेंज कर दे रहा हूं, कैलकुलेट द मास ऑफ 10 टू द पावर 25 एटम ऑफ कार्बन। कार्बन के 10 टू द पावर 25 एटम क्लस्टर का मास, तो कैसे कैलकुलेट। तो देखिए अभी हमने बतलाया कि नंबर ऑफ मोल जो है वह की कंसेप्ट है, इस नंबर ऑफ मोल से आप मास भी निकाल सकते हैं या मास से नंबर ऑफ मोल से नंबर ऑफ पार्टिकल निकाल सकते हैं, या नंबर ऑफ मोल ऑफ पार्टिकल से नंबर ऑफ मोल निकाल सकते हैं, या नंबर ऑफ पार्टिकल से नंबर ऑफ मोल से आप वॉल्यूम ऑफ गैस निकाल सकते हैं, या वॉल्यूम ऑफ गैस से नंबर ऑफ मोल। नंबर ऑफ मोल से आप किसी सॉल्यूशन का मोलरिटी निकाल सकते हैं, या मोलरिटी से नंबर ऑफ मोल। नंबर ऑफ मोल से हम लोग मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं, या मोल फ्रैक्शन से नंबर ऑफ मोल। इस नंबर ऑफ मोल से हम लोग मोलैलिटी कैलकुलेट कर सकते हैं, और मोलैलिटी से नंबर ऑफ मोल। यानी जो इस चैप्टर से इस रिलेशन से एक आइडिया जो हम लोग को मिला है, और क्या मिल रहा है कि अगर हमको कुछ भी कैलकुलेट करना हो, मास कैलकुलेट करना हो, वॉल्यूम कैलकुलेट करना हो, नंबर एटम मॉलिक्यूल आयन इलेक्ट्रॉन का कैलकुलेट करना हो, या वॉल्यूम कैलकुलेट करना हो, या मोलैलिटी कैलकुलेट, अगर हम लोग नंबर ऑफ मोल सक्सेसफुली कैलकुलेट करेंगे तो वी कैन कैलकुलेट ईच एंड एवरी क्वांटिटी रिक्वायर्ड। तो यहाँ भी हम लोग सबसे पहले नंबर ऑफ मोल ऑफ कार्बन एटम कैलकुलेट करेंगे। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ कार्बन एटम की जगह पर हम लोग को क्या लिखना है, मास के साथ भी नंबर ऑफ मोल को रिलेटेड है, और नंबर ऑफ पार्टिकल के साथ भी कोरिलेटेड है। मास तो हमको दिए हुए नहीं है, हमको दिए हुए क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल।
द नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइडेड बाई अवोगाद्रो नंबर। तो यह कितना होगा? देखिए तो 10 टू द पावर 25 है, इसको 100 इंटू 10 टू द पावर 23 हम लोग लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? ये सब छोटा छोटा ट्रिक आप लोग लगाएंगे, कैलकुलेशन बहुत आसान हो। तो 100 इंटू 10 टू द पावर 23 हमने लिखा, और एवोगाद्रो नंबर की जगह पर हम कितना लिख सकते हैं? 6.022 इंटू 10 टू द पावर 20। देखिए तो 10 टू द पावर 23 से 10 टू द पावर 23 क्या हो गया? कट गया। 10 टू द पावर 25 को 100 इंटू 10 टू द पावर 23 इसलिए लिखा था क्योंकि आगे चल करके हमको 10 टू द पावर 23 को कैंसिल आउट करना था। तो अब जरा देखिए तो 100 बाई 6.022, तो 6.0 के बाद जो डिजिट है वो 5 से कम है, हम लोग इसको हटा देंगे, राउंड ऑफ कर देंगे, इट विल बी इक्वल टू 6। तो 100 बाई 6 15.6, यानी कि नंबर ऑफ मोल हमको निकल गया कितना? 15.66, जिसको हम लिख सकते हैं 15.7। अब मेन क्वेश्चन आपका जो था वो नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करने के लिए नहीं था, कैलकुलेट करना था आपको मास। लेकिन मास निकालना है या एनी फिजिकल क्वांटिटी, हमको तो सबसे पहले नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करना था। हमने नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट कर दिया। अब देखो तो मास विल बी इक्वल टू व्हाट? सिंपली नंबर ऑफ मोल इनटू मोलर मास। कैसे? सिंस नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू मास बाय मोलर मास, तो मास विल बी नंबर ऑफ मोल इनटू मोलर मास, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से हमने किया। तो नंबर ऑफ मोल हमारे कितने आए थे? 15.7, और मोलर मास कार्बन के कितना है? 12 है। मोलर मास कार्बन का कितना है? 12। तो सिंपली हमारा आंसर आ गया कि नहीं आ गया? सिंपली हमारा आंसर आ गया। तो इस तरह से आप लोग किसी भी क्वेश्चन को अगर कैलकुलेट करना हो, डायरेक्ट जो इंफॉर्मेशन दिया हो अगर कैलकुलेशन सफिशिएंट हो तब तो कोई बात नहीं है। एंड इफ इंफॉर्मेशन इज नॉट सफिशिएंट डायरेक्टली, देन फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन क्वांटिटी कन्वर्टेड टू नंबर ऑफ मोल एंड देन डिजायर्ड क्वांटिटी विल बी कैलकुलेटेड। तो हमको मास निकालना था, मास निकालने के लिए डायरेक्ट कोई क्वांटिटी नहीं दिया हुआ था, नंबर ऑफ पार्टिकल से हमने नंबर ऑफ मोल निकाला, और उस नंबर ऑफ मोल से क्या निकाला? तो आप लोगों को कुछ नहीं करना है। आज के चैप्टर का समरी 3-4 पॉइंट्स था। हाउ टू कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल इफ मास इज गिवन, हाउ टू कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स इफ नंबर ऑफ पार्टिकल, और उसमें यूनिफाइड मास इज इक्वल टू 1 बाय किलोग्राम। ये 3 फार्मूला हैं जिसको आपको ध्यान में रखने हैं, और आपको आज के असाइनमेंट, क्योंकि आप आज का असाइनमेंट करेंगे, तो जहाँ कहीं भी डिफिकल्टी होगी अगले क्लास में डिस्कस करेंगे और फिर टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।